चलो ये सम देखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम। हाँ अच्छा, सम क्या है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20, X 45 years of age is employed by a pharmaceutical company situated at Kanpur. ठीक है, situated at Kanpur. He gets the following from the employer: basic salary rupees 34,000 per month, dearness allowance rupees 30% of basic salary, sorry, dearness allowance 30% of basic salary, 40% is considered for calculating retirement benefits like gratuity and pension. Dearness pay 5,000 per month, nothing is considered for retirement benefit, fixed commission is rupees 4,000 per month, commission as an incentive 5% of turnover, जितना भी टर्नओवर होगा कंपनी का उसका 5% उसको कमीशन मिलेगा, एंड एक्स्ट्रा 2% इफ एनुअल टर्नओवर एक्सीड्स 50 लाख रुपीज़। 15 लाख से ऊपर जब भी अगर टर्नओवर होता है तो जितना टर्नओवर एक्स्ट्रा हो रहा है उसके ऊपर 2% उसे कमीशन मिलेगा। और हाउस रेंट अलावेंस रुपीज़ 15,000 पर मंथ, रेंट पेड इज रुपीज़ 17,000 पर मंथ अप टू जून 2019। क्या हो रहा है यहाँ पे? उसे हाउस रेंट अलावेंस मिलता है 15,000 रुपया पर मंथ फ्रॉम द कंपनी नाउ, लेकिन वो रेंट पे कर रहा है कितना? 17,000 पर मंथ, ओके, टिल द मंथ ऑफ जून 30, 2019, एंड आफ्टर दैट ही शिफ्ट्स इन हिज ओन हाउस, बट हाउस रेंट अलावेंस इज रिसीव्ड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। जून 30, 2019 में के बाद वो अपने घर चला जाता है, उसका अपना घर है जहाँ पे वो शिफ्ट हो जाता है। हाउस रेंट अलावेंस जो है वो पे किया जाता है एम्प्लॉय को टू मीट एनी रेंटल एक्सपेंडिचर, एनी रेंटल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय। अगर वो रेंट एक्सपेंसेस इनकर नहीं करता है, अपने ही घर पे अगर वो रहता है, तो फिर हाउस रेंट अलावेंस जो भी वो ले रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, उसमें हम लोग किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पे एक नोट प्रोवाइड किया हुआ है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट नोट इन अ कंप्लीट मैनर। अच्छा से देखेंगे हम लोग उसको। अच्छा, नाउ लेट अस गो अहेड। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 5,400 पर मंथ। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन प्रोविडेंट फंड 56,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%। X has been provided health club facility at a 4-star hotel in Kanpur by the employer company. This facility is available to all employees of the company. Annual expenditure for providing this facility is rupees 7,000 per month, which is borne by the employer. The employer company also provides tea and light snack to all employees during tea break. Expenditure incurred by the company is approximately rupees 60 per day for 310 वर्किंग डेज। एक बात मैं बता दूं, अगर कोई भी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को कोई खाना प्रोवाइड किया जाता है विच इज़ 50 रुपीज़ पर डे से ज़्यादा, ठीक है, तो फिर वो टैक्सेबल होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये स्नैक्स के बारे में बात किया गया है, टी के बारे में बात किया गया है, इवन इफ ये 50 रुपये को एक्सीड करता है, इट इज़ नॉट टैक्सेबल, ये टैक्स फ्री हो जाएगा। एक्स कॉन्ट्रीब्यूट्स एनुअली 5,500 पर मंथ टूवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ऊपर में दिया हुआ है कि एम्प्लॉयर ऑफ एक्स जो है वो 5,400 पर मंथ प्रोविडेंट फंड के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स जो है वो खुद भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, खुद भी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कितना? 5,500 पर मंथ टूवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। An additional sum of 70,000 is contributed on March 11, 2020. Now, income of X from other sources 1,25,000. Other source सैलरी नहीं है, ये अदर सोर्स है, वहाँ से 1,25,000 रुपये का भी उसका इनकम होता है। हमें क्या करना है? हमें करना है उसका नेट इनकम निकालना है, टैक्स लाइबिलिटी निकालना है एक्स का। अजम्पशन है ये है कि मंथली टर्नओवर अचीव्ड बाई हिम इज़ 1 लाख रुपीज़। मतलब ये जो 2% का जो कैलकुलेशन है, ये 2% का कैलकुलेशन इस 1 लाख रुपए में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलो एक बार शुरू करते हैं ये, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू हियर इज, फर्स्ट इज बेसिक सैलरी। शुरू करेंगे हम लोग बेसिक सैलरी से। बेसिक सैलरी देखो 34,000 पर मंथ है, 34,000 पर मंथ है, तो इसको
12 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बेसिक सैलरी हो गया। देन कम्स डियरनेस अलावेंस। डियरनेस अलावेंस क्या है? 30% ऑफ बेसिक सैलरी। 30% ऑफ बेसिक सैलरी का मतलब क्या है? ये जो 34,000 है, 34,000 के ऊपर आप मल्टीप्लाई करो 30%, ठीक है, विच या तो 34,000 के ऊपर करो या फिर 34,000 इंटू 12 करने से 4,08,000 आता है। ये 34,000 इंटू 12 हम लोगों ने जब किया तो वी आर गेटिंग दिस 4,08,000। ये 4,08,000 के ऊपर 30% हमारा डियरनेस अलावेंस है। डियरनेस अलावेंस का मतलब होता है व्हेन एन एम्प्लॉयर गिव्स एन एम्प्लॉय एन अमाउंट टू कोप अप विद द इन्फ्लेशनरी गैप बिटवीन डिफरेंट सिटीज़, या फिर महंगाई भत्ता हम लोग जिसे कहते हैं। ये एम्प्लॉई को पे किया जाता है टू मीट एडिशनल एक्सपेंसेस विच आर कॉज्ड ड्यू टू इन्फ्लेशन। चीज़ों के एसेंशियल कमोडिटीज़ के दाम बढ़ने के वजह से जो एक्स्ट्रा खर्चा एम्प्लॉय को करना पड़ता है ना, वो डियरनेस अलावेंस के तौर पे एम्प्लॉय को दिया जाता है, ठीक है। सो विच इज़ सैलरी के ऊपर, बेसिक के ऊपर दिया जा रहा है, तो 4,08,000 उसको साल का सैलरी मिल रहा है, उसके ऊपर 30% अगर हम लोग करते हैं तो वी आर गेटिंग 1,22,400 एज आवर डियरनेस अलावेंस। इसके बाद तो हमारा ये डियरनेस अलावेंस भी हो गया। देन कम्स डियरनेस पे। डियरनेस पे 5,000 पर मंथ, नथिंग इज कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। अच्छा, रिटायरमेंट बेनिफिट का ये क्या चीज़ है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग लिख लेते हैं सैलरी में क्या क्या पोर्शन आएगा। तो डियरनेस अलावेंस, डियरनेस पे, अच्छा डियरनेस पे एंड डियरनेस अलावेंस आर डिफरेंट, ओके। एनीवेज डियरनेस पे उसे 5,000 रुपया पर मंथ मिलता है, तो 5,000 इंटू 12 60,000 रुपीज़ हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। नाउ सो 5,000 इंटू 12 वी आर गेटिंग 60,000 रुपीज़ एज डियरनेस पे। तो हमारा बेसिक हो गया, डियरनेस हो गया, डियरनेस पे हो गया। नाउ अभी देखो यहाँ पे है फिक्स्ड कमीशन 4,000 पर मंथ, ठीक है। फिक्स्ड कमीशन कितना है? 4,000 पर मंथ। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फिक्स्ड कमीशन। फिक्स्ड कमीशन 4,000 रुपीज़ पर मंथ, 4,000 इंटू 12 48,000, दैट्स इट। ये भी हो गया। इसके बाद हमारा यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लिखा हुआ है 5% ऑफ टर्न ओवर एंड एक्स्ट्रा 2% कमीशन इफ एनुअल टर्न ओवर एक्सीड्स 15 लाख रुपीज़। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अजम्पशन है कि मंथली टर्नओवर अचीव बाय एक्स जो है वो 1 लाख रुपया है। तो इसका मतलब 1 लाख इंटू 12 करेंगे तो 12 लाख रुपया आता है ना। 1 लाख इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पे 12 लाख आता है, उस पे 5%, तो हमें 60,000 रुपीज़ मिलेगा। ये हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि एडिशनल 2%, तो एडिशनल 2% का यहाँ पे सिचुएशन ही नहीं है, क्योंकि हमको 15 लाख टर्नओवर को एक्सीड करना है। यहाँ पे तो 12 लाख ही टर्नओवर हुआ है ना, तो सेल अगर 12 लाख रुपया हुआ है तो फिर एडिशनल कमीशन उसको जो 2% है वो मिलने का कोई चांस नहीं है। अगर यहाँ पे टर्नओवर 17 लाख रुपया होता तो 2 लाख जो एक्स्ट्रा हो रहा है 15 लाख के ऊपर, उसके ऊपर 2% मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा बिकॉज द टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज़। अब आते हैं हम लोग हाउस रेंट अलावेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस रेंट अलावेंस कौन से सिटी में है वो याद रखना होगा। कानपुर। कानपुर जो है ये मेट्रोपॉलिटन सिटी के कैटेगरी में नहीं पड़ता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी एज पर इनकम टैक्स एक्ट क्या क्या है? दिल्ली, कैलकाटा, मुंबई, चेन्नई। तो दीज आर दी 4 cities विच आर कैटेगराइज्ड एज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन द कंट्री, ठीक है। सो मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर में कानपुर नहीं आता है, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अभी हाउस रेंट अलावेंस का इन्फॉर्मेशन क्या है? उसे 15,000 रुपया पर मंथ मिलता है, जिसके लिए एक घर के लिए वो रेंट पेमेंट करता है 17,000 पर मंथ, ठीक है। कब तक? जून तक, मतलब अप्रैल, मई, जून, ओनली 3 मंथ्स। अप्रैल से हमारा साल शुरू हुआ, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीना वो रेंटल अपार्टमेंट में रहा, जिसका रेंट उसने 17,000 रुपये पर मंथ दिया। इसके बाद जुलाई से मार्च तक वो अपने घर पे रहा, लेकिन वो 15,000 रुपया कंटिन्यूसली रिसीव करता रहा। तो एक बार इसका कैलकुलेशन में जाते हैं, ठीक है। एक बार इसका कैलकुलेशन में जाते हैं, इसका वर्किंग नोट्स में हम लोग देखते हैं क्या है।
हाउस रेंट अलावेंस जो है इज रिसीव थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है ना कि हाउस रेंट अलावेंस वो थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर रिसीव किया, लेकिन दो एक्स पेज रेंट ऑफ 17,000 पर मंथ अप टू जून 30 तक, ठीक है, मतलब 3 महीना। तो हाउस रेंट अलावेंस का जो एग्जेम्पशन है ना इज नॉट अवेलेबल आफ्टर जून 30, सिंपल सा बात है। तो एग्जेम्पशन अंडर हाउस रेंट अलावेंस जो कि सेक्शन 10 विद इन ब्रैकेट 13A के हिसाब से होता है, सेक्शन 10 13A, उसके हिसाब से ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा आफ्टर जुलाई, लेकिन एग्जेम्पशन उसे मिलेगा टिल जून 2030, जून 30 तक उसे एग्जेम्पशन मिलेगा। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमको कुछ कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 3 कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि ये दिल्ली चेन्नई मुंबई एंड कैलकाटा से अलग सिटी है, कानपुर इज़ नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो स्टैट्यूटरी लिमिट, जिस लिमिट को हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते, दैट इज़ 40%। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी होता, अगर कैलकाटा या दिल्ली या चेन्नई या मुंबई होता, तो फिर 50% हम लोग इस कैटेगरी में लिखते, ठीक है। 50% या 40% ऑफ वॉट, 40% ऑफ सैलरी, ठीक है, 40% ऑफ सैलरी। तो हमारा सैलरी यहाँ पे क्या क्या होगा, एक बार हमको देखना है, ठीक है, एक बार हमें यहाँ पे देखना है। हम लोग सैलरी, इस क्वेश्चन में आता है, हम लोग वापस से यहाँ पे आते हैं। हमारा सैलरी कितना है, 34,000 रुपीज़ पर मंथ। तो 34,000 इंटू 3 मंथ्स, ठीक है, 34,000 इंटू 3 मंथ्स। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर कंप्यूटर में ले लेता हूँ एक बार, ठीक है। सो 34,000 इंटू 3, इट इज़ कमिंग एज 1,02,000। इसके साथ हम लोग प्लस करेंगे हमारा डियरनेस अलावेंस, लेकिन डियरनेस अलावेंस का खाली वो वाला पोर्शन आएगा जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए ऐड है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 34,000 इंटू 3, ठीक है, विच इज़ 1,02,000 प्लस 1,02,000 के ऊपर ये हमारा डीए है, ये मेरा बेसिक था, बेसिक और डीए ही ऐड होता है, हाँ खाली, ठीक है। 1,02,000 इंटू 30%, और ये इसका 40% जो है खाली वही कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो 1,02,000 इसका 30% एंड जो आया उसका वापस 40%। सो इट इज़ कमिंग टू 12,240, 12,240। इसके अलावा डियरनेस अलावेंस के अलावा यहाँ पे हमारा प्लस होगा डियरनेस पे, ठीक है, डियरनेस पे भी ऐड होगा। डियरनेस पे हमारा कितना था, 5,000 इंटू 3 विच इज़ 15,000। तो इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, इन तीनों को प्लस करो तो मेरा कितना आता है, 1,02,000 प्लस ये 15,000, ठीक है। तो ये जोड़ने से मेरा आता है, देखो यहाँ पे 1,29,240, ठीक है। तो ये टोटल हो गया फॉर ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, सैलरी फॉर हाउस रेंट अलावेंस, ठीक है। अभी हम लोग वापस जो एक्सप्लेनेशन है उसमें जाते हैं। तो मेरा पहला कैटेगरी क्या है, 40%, ये रहा 129,240 का 40% लिखेंगे विच इज़ 51,696। दूसरा क्या है हमारा, ये हो गया पहला। अच्छा मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं एक बार यहाँ पे तुम लोग को याद दिला दूँ हाउस रेंट अलावेंस का कैलकुलेशन कैसा होता था, ठीक है।
टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, अमाउंट जो भी मिला, अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, विच इज़ 15,000 इंटू 12, ठीक है। $1,80,000, इससे हम लोग लेस करते हैं। इसके बाद है मेरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट तो उसने खाली 3 महीने का पेमेंट किया ना, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे, रेंट जो पे है वो है 17,000 रुपया इंटू 3 माइनस ऑब्वियसली ये 129,240 उसका 10%, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हाउ मच आर वी गेटिंग, तो एक बार हम लोग कैलकुलेटर ऑन करते हैं। यहाँ पे 17,000 इंटू 3 होता है मेरा 51,000। इससे मैं माइनस कर रहा हूँ 10% ऑफ 1,29,240, तो 129,240 आएगा। इन दोनों को माइनस करो, जो भी फिगर आएगा उसको बाहर लिखना है, ठीक है। सो 51,000 माइनस 129,240, सो वी आर गेटिंग 38,076, 38,076। तो इसको हम लोग को बाहर लिखना है, ठीक है। सो पहला तो था मेरा यहाँ पे, ये कितना आया था मेरा, हाँ ये मैं पहले लिख देता हूँ, 38076। सो दिस इज़ द अमाउंट। अच्छा, फर्स्ट अमाउंट, फर्स्ट कैटेगरी का अमाउंट वाज हाउ मच, 129,240 मल्टीप्लाई करना है इसको हम लोग को 40% से, ये मेरा आ रहा है 51,696, ठीक है। एंड जो लास्ट कैटेगरी है, तीसरा कैटेगरी, वो है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस जो है मेरा, ये मैं 1,80,000 लिख देता हूँ यहाँ पे, जो एक्चुअली मिला। अब ये तीनों में से जो सबसे छोटा है कौन सा है, ये मेरा सबसे छोटा है, ये मेरा लीस्ट है, ठीक है, ये मेरा लीस्ट है। तो ये जो लीस्ट फिगर है इसे हमें बाहर निकालना है, ठीक है। बाहर कहाँ निकालना है, मतलब यहाँ लिखना है 38076, ठीक है। इसे हम लोग को माइनस करना है, ठीक है, 1,80,000 से। तो जैसे ही हम लोग इसको माइनस करेंगे 1,80,000 से, जो मिलेगा हमें 1,80,000 माइनस 38076, जो मिलेगा 141,924। ये हो गया मेरा टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। मेरा जो और वीडियो है जिसमें हाउस रेंट अलाउंस मैंने समझाया है, उसमें वो अलाउंसेस का वीडियो, उसको अच्छा से देखो, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से और भी किया हुआ है। अगर इसमें डिफ़िकल्टी हो रहा है तो कॉन्सेप्ट और बेटर हो जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आ गया ये अमाउंट 1,41,924, 1,41,924। सो दिस इज़ द अमाउंट। सी, ये हमारा यहाँ पे हम लोग पहुँच गए
ये 1,41,924 मेरा आ गया टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, जो हम लोग सैलरी में लिख देंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हाउस रेंट अलाउंस हमारा हो गया। अब हम लोग पहुंचते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 5,400 पर मंथ। अच्छा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का क्या रूल था? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड आरपीएफ का क्या रूल था? अप टू 12% ऑफ सैलरी जो है वो एग्जेम्प्ट होता है। सो अप टू 12% ऑफ सैलरी हमारा जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट है उसका रूल है कि अप टू 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट होता है हमारा। ठीक है, सो 12% ऑफ सैलरी का मतलब क्या क्या है? सैलरी का मतलब होता है, जब हम लोग प्रोविडेंट फंड के बारे में सोचेंगे, सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डियरनेस अलावेंस। डियरनेस अलावेंस मैं ब्रैकेट में लिखता हूं एफपी। एफपी मतलब होता है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। याद रखना, डियरनेस अलावेंस ओनली फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, इसके अलावा ऐड होगा यहाँ पे फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर, मतलब जो 5% वाला जो हमारा कैलकुलेशन है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार कोशिश करता हूँ इसको। तो मेरा आता है बेसिक 34,000 इंटू 12 है ना, तो 34,000 इंटू 12 विच इज़ 4,08,000। अच्छा, इसके साथ डियरनेस अलावेंस विच वॉज 4,08,000, इसका 30% और उसका वापस 40% विच इज़ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। सो एक बार देखते हैं 4,08,000 उसका 30 एंड देन जो भी आया उसका वापस 40%। सो वी आर गेटिंग 48,960। ठीक है, एंड देन कमीशन। सो कमीशन हमारा कितना था? 12 लाख इंटू 5%, ये मेरा कमीशन था। 12 लाख मेरा टर्नओवर हुआ, उसके बाद 5%, एंड देन ये जो 5% है खाली वो हम लोग को लेना है। तो ये मेरा आ गया 60,000। इसको हम लोग टोटल करेंगे। ठीक है, सो एक एक करके टोटल करते हैं। प्लस 4,08,000, इसके साथ प्लस करो 48,960 एंड देन प्लस करना है 60। सो वी आर गेटिंग 5,16,960। ये मेरा हो गया सैलरी फॉर प्रोविडेंट फंड, है ना। सो सैलरी फॉर प्रोविडेंट फंड अभी क्या है, एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है? एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है कंट्रीब्यूट 5,400 इंटू 12।
तो 5400 इंटू 12 कितना होता है? 64,800। इससे हम लोग लेस करेंगे 12% ऑफ सैलरी। तो हमारा 12% ऑफ सैलरी का मतलब 5,16,960 जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसके ऊपर 12% निकालें। सो 516,960 इसका 12% इज कमिंग एज 62,035। 62,035, ठीक है। इसको माइनस करो, तो ये जो आया 2765 ये मेरा टैक्सेबल होगा, ठीक है। टैक्सेबल प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। टैक्सेबल प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, आई होप समझ में आया। तो फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये देखो, तो हमारा ये मैच कर गया है ना। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो हमारा है ये रहा 2765 विच आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड। हाँ, अच्छा, नाउ लेट अस गो अहेड एंड सी व्हाट्स नेक्स्ट। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड हो गया। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन प्रोविडेंट फंड अकाउंट 56,000। इंटरेस्ट रेट जो है 11% है। 56,000 का इंटरेस्ट क्रेडिटेड हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता हूँ, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, ठीक है, कितना है, क्या रूल क्या है, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड का रूल क्या है। रूल ये है अप टू 9.5% ऑफ इंटरेस्ट, ये मेरा एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। 9.5% ऑफ इंटरेस्ट तक जो है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो फिर यहाँ पे क्या सिचुएशन हुआ है, यहाँ पे हुआ है इंटरेस्ट क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 11%, 56,000 है ना। तो 11% के हिसाब से 56,000 है और 9.5% तक हमारा एग्जेम्पशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वही लिखेंगे, लेस एग्जेम्प्ट एट द रेट 9.5%। सो 9.5% ये कैसे निकालेंगे, देखो 56,000 जो है ना ये तो 11% के हिसाब से है, तो फिर 9.5 के हिसाब से कितना होगा, तो 56,000 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 9.5, ठीक है। ये कैलकुलेशन अगर करते हैं 56,000 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 11 से, तो 1 का वैल्यू आ गया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 9.5 से, तो फिर मेरे को 9.5% का वैल्यू आ गया, तो विच इज़ कमिंग एज 48,363, ठीक है। ये माइनस करने से ये मेरा टैक्सेबल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा टैक्सेबल इंटरेस्ट आ जाएगा विच इज़ 56,000 minus 48,363, so it is coming as 7,637। इसको निकालने का बहुत सारा कैलकुलेशन होता है। एक शॉर्टकट तरीका मैं दिखा देता हूँ और एक मैं शॉर्टकट तरीका दिखा देता हूँ। शॉर्टकट ये है कि इंटरेस्ट जो है वो 11% का मिला, ठीक है, और हमारा एग्जेम्प्ट कितना होता है, एग्जेम्प्ट होता है 9.5%। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना मिला, 1.5% एक्स्ट्रा मिला, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टैक्सेबल अमाउंट को निकालने के लिए
what we can do is 56,000 divided by 11 multiply 1.5. देखो we will be getting the same amount. We will be getting the same amount. 56,000 divided by 11 into 1.5. So we are getting 2. हाँ, ये करने से देखो आ रहा है ये 7,636.36. तो ये थोड़ा, हाँ, तो ये 7636 मेरा यहाँ पे आ रहा है. सो इट इज़ सिमिलर अमाउंट. देखो ये अमाउंट और ये अमाउंट में कोई भी अंतर नहीं है. देयर इज़ नो डिफरेंस. सो ये भी तरीका है. यहाँ पे मैंने परसेंटेज जितना भी एक्स्ट्रा मिल रहा है 9.5% का, खाली वो अमाउंट निकालने से भी मेरे को टैक्सेबल वैल्यू जो है वो मिल जाएगा. नाउ सो देखो यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है ये. वी आर डूइंग एग्जैक्टली, ये टैक्सेबल इंटरेस्ट आ गया मेरा. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट क्या है? अच्छा, X has been provided health club facility at a 4-star hotel in Kanpur by the employer company. This facility is available to all employees of the company. Annual expenditure of the for providing this facility is 7,000 per month, which is borne by the employer. The employer company also provides tea and light snacks to all employees during the tea break. Expenditure incurred by the company is approximately 60 per day for 310 days. यहाँ पे एक कैच है. एक कैच क्या है, एक बहुत ध्यान से देखना है कि यहाँ पे एक्स को और उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ को, एक्स को एंड उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ को एक 4-स्टार होटल में हेल्थ क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है. हेल्थ क्लब फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप कुछ भी खेल सकते हैं. रिक्रिएशनल क्लब फैसिलिटी, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ कैन चूज़ टू प्ले देयर ओन स्पोर्ट्स और ओन गेम्स विदाउट एनी कॉस्ट, बिकॉज द कंपनी इज़ बेयरिंग दैट एक्सपेंडिचर. सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 4-स्टार होटल में सारे एम्प्लॉयज़ को ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड द कॉस्ट ऑफ विच इज़ 7,000 रुपीज़ पर मंथ. नाउ रूल क्या है? एक बार रूल देखते हैं. यहाँ पे रूल क्या है? रूल ये है कि अगर हेल्थ क्लब फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड uniformly to all the employees, then nothing should be taxable. But रूल यहाँ पे देखो क्या है कि अगर सारे एम्प्लॉयज़ को यूनिफॉर्मली हेल्थ क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, देर इज़ विथ नो एक्सेप्शन, देन इट शुड नॉट बी टैक्सेबल. बट ये एग्जेम्पशन तभी मिल सकता है जब एम्प्लॉयर के अपने प्रमाइसेस में वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए. एम्प्लॉयर का अपना प्रमाइसेस मतलब एम्प्लॉयर का खुद का हेल्थ क्लब है, उसमें वो हेल्थ क्लब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. इन दैट केस नथिंग इज टैक्सेबल टू एनी ऑफ द एम्प्लॉयज़ if it is provided uniformly to all. But what is happening here is the health club facility is provided to the employees in a 4-star hotel. So if a health club facility is provided outside the employer's premises to all the employees, then it is taxable. तब ये taxable होगा. तो 7,000 per month यहाँ पे taxable हो जाएगा, हाँ, which is coming to 84,000 rupees for the entire year. ठीक है, 84,000 फॉर द एंटायर ईयर. इसके बाद टी एंड लाइट स्नैक्स मिल रहा है, वो टैक्सेबल नहीं होगा. बस ये सबको जोड़ना है, ये सबको प्लस कर लो. जितने भी वैल्यूज़ यहाँ पे हमें मिले सबको प्लस करो. वी विल गेट ग्रॉस सैलरी ऑफ 9,34,725 रुपीज़. नाउ देयर इज़ अ स्टैंडर्ड डिडक्शन. ये स्टैंडर्ड डिडक्शन ग्रॉस सैलरी जब भी आप कैलकुलेट करो ना, उससे डायरेक्ट 50,000 रुपीज़ आप माइनस कर लो. ठीक है,
ये होता है आप ग्रॉस सैलरी से नेट सैलरी में पहुंच सकते हैं, ठीक है। टू रीच फ्रॉम ग्रॉस सैलरी टू नेट सैलरी वी हैव टू डिडक्ट 50,000 रुपीज़ फ्लैट एज स्टैंडर्ड डिडक्शन। सो ये 9,34,725 से 50,000 माइनस होगा, वी आर गेटिंग 8,84,725 एज आवर टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। ये मेरा आ गया टैक्सेबल सैलरी। अच्छा, इसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में बता रहा है कि 1,25,000 का, क्वेश्चन को देखो यहाँ पे देखो, इन एक्स का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है, कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है 1,25,000 का, ठीक है, 1,25,000 का। तो वो 1,25,000 हम लोग अदर सोर्स बोल के यहाँ पे, अदर इनकम बोल के यहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। ये मेरा अदर इनकम के हिसाब से हम लोग प्लस करेंगे। ये प्लस करने से अब उसका सारा इनकम हमें मिल गया, ठीक है, हमें सारा इनकम मिल गया एंड वी आर गेटिंग दिस। इसको प्लस करने से वी आर गेटिंग ग्रॉस टोटल सैलरी, ग्रॉस टोटल इनकम, सॉरी GTI जिसे हम लोग कहते हैं। ये ग्रॉस टोटल इनकम से हम लोग माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं डिडक्शंस। ये डिडक्शंस क्या चीज़ है? डिडक्शंस का मतलब होता है अगर एम्प्लॉई ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपने नाम पे, ठीक है, या अपने नाम पे, तो वो डिडक्शंस हमें मिलता है सेक्शन 80 में, ठीक है। सेक्शन 80 में हमें डिडक्शंस मिलता है। अब ये सेक्शन 80 में जो कैटेगरीज है वो शुरू होता है 80C और ख़त्म होता है 80U तक, है ना। 80C है, D है, E है, हाँ, इस तरह के बहुत सारे सेक्शन से हम लोग को सीखना है वो सारा। तो यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग 80C में क्या डिडक्शन मिलेगा, तो याद रखना है। हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दिया हुआ था कि X जो है अपने नाम पे ये 5,500 वो कंट्रीब्यूट करता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। जिस तरह से एम्प्लॉयर जो है वो उसे हेल्प करता है 5,400 कंट्रीब्यूट करके, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई ने भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है 5,500 पर मंथ, ठीक है, 5,500 पर मंथ। तो जितना भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, जितना भी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो पूरा डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा 80C के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे एक बार बता दूँ क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या अमाउंट आ रहा है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो यहाँ पे एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन वो है कितना, 5,500 इंटू 12, ठीक है। एडिशनल कंट्रीब्यूशन साल में उसने और एक कंट्रीब्यूशन किया विच इज़ 70,000। एक बार इसके निकाल लेते हैं, 5,000 इंटू 5,500, ये मेरा आ गया 66,000, है ना। तो ये 66 और ये 70, 66 और 70, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ें वी आर गेटिंग 1,36,000। ये 1,36,000 मेरा टोटल अमाउंट हो गया जो कि डिडक्शन के तौर पे मुझे मिलेगा फ्रॉम अंडर 80C, ठीक है। सो ये 1,36,000 जैसे ही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, है ना, ये रहा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया, मुझे जो मिल रहा है यहाँ पे, ये मैंने माइनस किया, मुझे जो मिल रहा है यहाँ पे, ये मेरा हो गया टैक्सेबल इनकम। इसे हम लोग नेट इनकम भी कहते हैं या फिर इसे हम लोग टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल टोटल इनकम। सो ये टैक्सेबल टोटल इनकम जो है, ये टैक्सेबल टोटल इनकम पे वी कैलकुलेट आवर टैक्सेस,
ठीक है, वी कैलकुलेट आवर टैक्सेस। सो मैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे किस तरह से हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ किस तरह से हम लोग यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करता है, देखो दिस सम इज कवरिंग लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे कवर किया जा रहा है। तो मैं भी बता ही देता हूँ यहाँ पे किस तरह से हम लोग करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने का ना यहाँ पे स्लैब रेट है। स्लैब रेट क्या है, अप टू 2,50,000, 2,50,000 तक का अगर इनकम होता है उसमें टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट 2,50,000 पे एट द रेट 5% लगेगा, जो कि 12,500 है, ठीक है, जो कि 12,500 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख पे, मतलब 10 लाख अगर इनकम होता है ना, ये देखो ये 5 लाख हो गया, 2,50,000 और उसके बाद ये और 5 लाख पे, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% का होगा, ठीक है। अगर मेरा इनकम 10 लाख से ज़्यादा है, अबव 10 लाख अगर मेरा इनकम होता है, तो फिर उस पर 30% होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो मेरा सिचुएशन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मेरा इनकम कितना है। पहले तो मैं अपना इनकम को लिख दूँ। मेरा इनकम यहाँ पे है 8,70,000। मेरा टोटल इनकम 8,73,730। दिस इज माई टोटल इनकम, ठीक है। नाउ अप टू 2,50,000 उस पे नील, ठीक है। 2,50,000 के बाद नेक्स्ट 2,50,000 है ना, नेक्स्ट 2,50,000 पे एट द रेट 5%। तो ये 2,50,000 पे अगर हम लोग 5% करते हैं तो देखो इट इज़ कमिंग एज 12,500, ठीक है। अभी देखो मेरा इनकम जो है ना वो 10 लाख से कम है, तो मैं ऐसे करूँगा, मैं बैलेंस करूँगा। बैलेंस मतलब मेरा इनकम कितना है 8,73,730 और मैंने कितना तक कंसीडर कर लिया, इन दोनों को मिलाओ तो देखो मेरा 5 लाख तक मैंने कंसीडर कर लिया है। तो 5 लाख से कितना इनकम है जिस पे मेरा टैक्स नहीं लगा, तो ये अगर हम लोग करते हैं कितना बचता है, देखो 8,73,730 माइनस 5 लाख अगर हम लोग करते हैं, वी आर गेटिंग 3,73,730। इसके ऊपर 20%, ठीक है, उसके ऊपर 20% एंड वी आर गेटिंग 74746। इसको टोटल करो, ये हो गया मेरा टैक्स टोटल, है ना। इन सबको टोटल करो कितना आता है, वी आर गेटिंग 87,246। अभी ये 87,246 ये मेरा आ गया। इसके साथ हम लोग ऐड करते हैं हेल्थ एंड एडुकेशन सेस, ठीक है। हेल्थ एंड एडुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो ये कैसे निकालेंगे, ये जो मेरा है 87,246 इसके ऊपर 4% अप्लाई करो, ठीक है। इसके ऊपर 4% अप्लाई करो तो ये आता है मेरा 3489.84। तो मैं लिख सकता हूँ 3490, ठीक है, 34
90, दैट्स इट। अब इसको प्लस कर दो, $87,246 प्लस 3490, तो ये मेरा टोटल आ गया 90736। ये आ गया मेरा टैक्स लाइबिलिटी। इतना का मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज माई टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, 90736, ठीक है। कैसे आया, कैसे आया ये पूरा देखो एक बार। हमारा स्लैब रेट क्या है, अप टू 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगता है ना। अप टू 2,50,000 पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जब मेरा इनकम 2,50,000 से ऊपर होता है तो जितना भी ऊपर जाएगा उस पर 5%, ठीक है। अच्छा 2,50,000, जब वो 5 लाख इनकम हो गया मेरा, अब 5 लाख तक मैं पहुंच गया। अभी मेरा इनकम 5 लाख से ऊपर अगर होता है, ठीक है, 5 लाख से ऊपर अगर होता है तो फिर 20%, और अगर 10 लाख से ऊपर होता है तो फिर 30%, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ भी हमारा सेम अमाउंट आ गया, हमारा आंसर आ गया।